हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स जो अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक यानी 25 एडिशन है, 2025 का एडिशन है करंट अफेयर्स का। इसका चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 दिया हुआ है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। याद रखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है, देखिए नोट में दिया हुआ है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया गया था और 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा था। देखिए आगे देखेंगे हम लोग। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। देखिए जो वित्तीय वर्ष है 2023-24, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो अंतरिम अनुमान था यह जीडीपी में वृद्धि था 8.2% और राजकोषीय घाटा का जीडीपी का यह 5.6% रहा था। वही 2024-25 में पहला अग्रिम अनुमान लगाया गया है, यह जीडीपी में वृद्धि का 6.4% का अनुमान लगाया गया है और 2025-26 में अपेक्षित जो रखा गया है जीडीपी में वृद्धि का अनुमान यह 6.3 से लेकर के 6.8 तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्र में। देखिए वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां स्थान है भारत का, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवा में 6ठा स्थान है, निर्माण सेवाओं में 8वां स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का 4था स्थान है। साथ ही देखेंगे सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा हो जाएगा, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा और रेलवे नेटवर्क में चौथा हो जाएगा। देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का स्थान जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां स्थान है, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवा में 6ठा स्थान है, निर्माण सेवाओं में 8वां स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में 4था स्थान है, सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है, वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6ठा स्थान है, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से भारत का तीसरा स्थान है और रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। देखिए आगे जो है जीडीपी वृद्धि दर उससे संबंधित जो है फिगर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। जो आगे कंटेंट लिखा हुआ भी है उसको लिखे हुए को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 13 अध्यायों में बांट करके वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहला अध्याय को पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। देखिए पहला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों यानी 2011 से लेकर के 12 पर भारत की जीडीपी क्रमशः 6.7%, उसके बाद जो है 5.4% बढ़ी है। अगला पॉइंट है कि आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2025 में यह 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपए था। उसके बाद है वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई है। वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में वित्त वर्ष 2024 में 4.9 हो गया है। अगला पॉइंट है कि अप्रैल से दिसंबर 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई जो है प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करके 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला पॉइंट है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ करके सितंबर 2024 में यह 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को घट करके 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला पॉइंट है कि बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए जो है घट करके
12 साल के निचले स्तर पर 2.6% पर आ गई है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में 6% से घट करके 2023-24 में 3.2% हो गई है। उसके बाद है, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, अगला है चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, इसका आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 2 है कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास या अन्योन्याश्रयी संबंध। भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, इसका वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है मार्च 2024 के अंत में 64.2 रहा है। वही 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंच गई है। अगला पॉइंट है कि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITS जो है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी INVIT जो है, इसके द्वारा 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। और 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण जो है पहली बार $5 ट्रिलियन के मील के पत्थर से ऊपर बंद हुआ है। देखिए, उसके बाद है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा की पहुंच जो है वित्त वर्ष 2024 में 2.8% हो गई है। इसमें नोट में लिखा हुआ है कि कुल बीमा की पहुंच 3.7% है। नेक्स्ट है कि देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2023 में $92 से बढ़ करके वित्त वर्ष 2024 में $95 हो गया है। अगला पॉइंट है कि 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को मंजूरी दी है। तो डेट याद रखेंगे कि 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को मंजूरी दिया है। और वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GSI जो है 2024 में भारत का Tier 1 स्कोर जो है 100 में से 98.49 रहा है। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 है, इसमें बाह्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। बाह्य क्षेत्र FDI को व्यवस्थित रूप से देना। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत के कुल निर्यात जो है माल प्लस सेवाएं दोनों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ जो है $602.6 बिलियन तक पहुंच गया है। और अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान जो है कुल आयात जो है 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ $682.2 बिलियन तक पहुंच गया है। इसलिए अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा जो है 79 यानी 79.5 बिलियन हो गया है। अगला पॉइंट है कि भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में $150 बिलियन का लक्ष्य रखा है। तो इसको याद रखिएगा कि भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में $150 बिलियन का लक्ष्य रखा है। वहीं दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और भारत का B2C कॉमर्स बाजार जो है 2026 तक $150 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं भारत का ई-कॉमर्स बाजार जो है 2030 तक 200 से 300 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों के दौरान भारत में शुद्ध FDI 0.48 बिलियन रहा है। और अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध FPI प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन से कम होकर के 10.6 बिलियन हो गया है। उसके बाद है कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद जो है वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अगला है अध्याय 4 है। इसमें जो है अर्थ व्यय कीमतें और मुद्रास्फीति, इसमें उतार चढ़ाव को समझना है। IMF जो है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति की दर का अनुमान लगाया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि IMF के द्वारा जो है भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.4% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.1% का मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसके द्वारा इसने 2024 और 25 के लिए क्रमशः 24 के लिए 3.2% और 25 के लिए 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। वहीं वित्त वर्ष 2025 यानी अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घट करके 4.9 हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4 थी और कोर मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है, अगला है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2024 में 7.5 से बढ़ करके वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गया है। देखिए अगला है चैप्टर नंबर 5 है कि मध्यम अवधि का परिदृश्य गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। इसमें पॉइंट लिखा गया है कि भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। और खनन यानी खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। और भारत जो है 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। याद रखेंगे, भारत जो है 75% लिथियम आयन बैटरी जो है यह चीन से मंगवाता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 है कि निवेश और अवसंरचना यह अनवरत रहें। तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से बढ़ाया गया है। और भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक जो है 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर तक का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 1,46,195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेटवर्क शामिल है। और वित्त वर्ष 2025 में 5853 किलोमीटर जो है NH का निर्माण किया गया है। और NH जो है कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। याद रखेंगे कि NH से जो है कुल सड़क माल जो है उसके यातायात का 40% वहन किया जाता है। और 2025 में 5853 किलोमीटर NH का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। और ये शहर गुजरात में धोलेरा है, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडकिन है, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा है और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है, जिसमें शामिल है गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के सेंद्रा बिडकिन, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी। नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता जो है 456.7 गीगावाट है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47% है। और भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें 19 संचार उपग्रह जो है, 9 नेविगेशन उपग्रह है और 4 वैज्ञानिक उपग्रह हैं। और साथ ही 24 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। अगला है अध्याय नंबर 6 चैप्टर 6 जो है इसमें दिया हुआ है उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार। तो छठा चैप्टर का पहला पॉइंट है कि भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन का योगदान जो है 28.8% है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। और चीन के बाद जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन यानी 425 मिलियन टन हुआ है। घरेलू सीमेंट की जो खपत हुई है लगभग 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। वही भारत में देखा जाए तो भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत जो है लगभग 30 मिलियन टन है, जिसमें लगभग जो है 5 मिलियन टन आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़ करके 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन जो है घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। यह भी याद रखिएगा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है
कि भारत जो है वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है लगभग 4% है। और भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग जो है तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है और भारत शुद्ध निर्यातक भी है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी जो है 1.5% 1.5% है और एशिया में बाजार आकार के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर है। वहीं वीपो रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पर है। उसके बाद है कि वीपो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ जो है दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में चौथे स्थान पर है। वही वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान एवं विकास यानी GERD पर सकल व्यय 1,27,381 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% है। अगला पॉइंट है कि 26 नवंबर 2024 तक, देखिए 26 नवंबर 2024 तक MSME ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है और MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत यानी SRI कोष शुरू किया है। देखिए 4 राज्य हैं जिसमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। 4 राज्यों का जो कुल औद्योगिक GSVA का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं। याद रखेंगे कि GSVA का लगभग 43% जो हिस्सा है यह 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास में है। नेक्स्ट है, अगला है चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय 8 है सेवा क्षेत्र और दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां। भारत जो है वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ जो है 7वें स्थान पर है और वर्तमान मूल्य पर कुल GVA जो है सकल मूल्य संवर्धन, इसमें भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है। यानी सबसे अधिक योगदान जो है यह सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात जो है लगभग 70% था। अगला पॉइंट है कि भारत में वित्त वर्ष 2025 यानी अप्रैल से सितंबर में FDI इक्विटी प्रवाह जो है 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है और भारत जो है भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक जो है सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है और भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने का उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अगला है भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई जो है लगभग 14,850 किलोमीटर है और अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू राजमार्ग हैं। देखिए पर्यटन क्षेत्र देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व स्तर 5% पर पहुंच गया और पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय जो है 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में से 31वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों 84% की समग्र टेली घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा है। देखिए उसके बाद है 9वां अध्याय, 9वां चैप्टर है कृषि और खाद्य प्रबंधन। भविष्य की संभावना का क्षेत्र जो है यह क्षेत्र जो है वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है और लगभग 46.1% जो है आबादी का भरण पोषण करता है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% दर्ज की गई है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% योगदान है। इसको भी याद रखिएगा
कि एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व में कुल उत्पादन में 11.6% योगदान है। वहीं कृषि और संबंध क्षेत्रों में देखते हैं तो कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएंगे। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% जो है सिंचाई प्राप्त करता है और भारत की 2/3 से अधिक कृषि जो है भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। सीमांत और छोटे पैमाने के किसान जो है भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंडों पर खेती करते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि मार्च 2024 तक देश के 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाते हैं जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। और पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है जिसने कृषि के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में अपने योगदान वित्त वर्ष 2023 में 30.23% कर दिया है। सरकार ने इनाम योजना शुरू की है। देखिए, सरकार के द्वारा इनाम योजना शुरू किया गया है और यह पहल जो है आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन अंतर्देशीय और समुद्री दोनों मिलकर के बढ़ करके 184.0 लाख टन हो गया है। और वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जो है जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात शामिल है यह 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% हिस्सा है। अगला है चैप्टर नंबर 10 है। 10 नंबर चैप्टर है जलवायु और पर्यावरण अनुकूल के अनिवार्यता। सितंबर 2024 में शुरू किया गया भूनीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ने समुदाय विशेष करके महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जल जगार अभियान शुरू किया है। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय विशेष करके महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जल जगार अभियान शुरू किया है। तो इसको याद रखेंगे कि जल जगान अभियान जो है यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से। अगला पॉइंट है कि भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता जो है यह ऊर्जा क्षेत्र में दिया हुआ है कि कोयला क्षेत्र में जो है यह 46.2% है, सौर क्षेत्र में जो है 20.6% है, पवन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है 10.5%, हाइड्रो क्षेत्र में जो है 10.3% है और गैस में जो है यह 5.40% है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता जो है लगभग 9.8 गीगावाट यह ग्रिड से जुड़ी हुई है और 0.92 गीगावाट जो है यह समतुल्य यानी ऑफ ग्रिड थी। 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में 39.9 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697.40 करोड़ रुपए जो है कि 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। उसके बाद है मिशन लाइफ। मिशन जो लाइफ है इसका लक्ष्य है 2022 से 28 तक जो है पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 है। 11 नंबर चैप्टर है सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। इसका पहला पॉइंट है कि शिक्षा पर ब्याज जो है बढ़ करके वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उसके बाद स्वास्थ्य पर ब्याज जो है यह बढ़ करके वित्त वर्ष 2025 में यह 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है और वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति ब्याज जो है मौजूदा कीमतों पर यह 6602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। अगला पॉइंट है कि 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति यह जो हो जाएगा यह 4122 रुपये और 6996 रुपये होने का अनुमान है। वहीं भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली जो है 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है जिसमें सरकारी स्कूलों का जो हिस्सा है यह 69% है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में लगातार कमी आई है
जो 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर जो है ये 14.1% है। अगला है सरकार का लक्ष्य जो है उच्च शिक्षा में 2035 तक GER सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है और 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 49% जो है महिलाएं शामिल है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में मदद करता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि WHO, देखिए WHO के एक अध्ययन में मापा गया है कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। और WHO के अनुसार जो है गैर संचारी रोग जो है NCD से हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत का कारण भी है। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMGSY के तहत जो है 7,70,983 किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है PMAYG के तहत जो है 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर जो है पूरे किए गए हैं। अगला है चैप्टर नंबर 12 है, यह जो संबंधित है रोजगार और कौशल विकास, अस्तित्वगत प्राथमिकताएं। भारत की 26% आबादी जो है 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत आयु जो है 28 वर्ष लगभग है और भारत की लगभग 68% जनसंख्या जो है यह 15 से 64% आयु वर्ग के हैं। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात जो है घट करके 54.3% होने का उम्मीद है और 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घट करके 2023-24 में 3.2% हो गई है। अगला पॉइंट है कि कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात जो है बढ़ करके 2023-24 में 58.4% हो गया है और रोजगार में कृषि का हिस्सा जो है बढ़ करके 2023-24 में यह 46.1% हो गया है, जिसमें महिलाएं जो हैं 64.4% शामिल है। वहीं EPFO जो है EPFO सदस्यता दोगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2019 में 61 लाख से बढ़ करके वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई है। अगला पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मैती है, इसके अनुसार जो है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का 2025 तक $1 ट्रिलियन को पार कर जाने का अनुमान है और नीति आयोग के अनुसार जो है 2029-30 तक गीग वर्कफोर्स जो है 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। देखिए नीति आयोग के द्वारा जो है 2029-30 तक जो है गीग वर्कफोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगला है कि भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या जो है 2023 में अनुमानित जो है 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 4,53,000 नौकरियों के साथ जो है जल विद्युत भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला पॉइंट है कि 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है और भारत से प्रवासी आबादी जो है 32 मिलियन है। याद रखेंगे कि भारत से प्रवासी आबादी 32 मिलियन है। नेक्स्ट है अगला है यह लास्ट चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर है, अध्याय 13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। इसके बारे में पॉइंट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि AI के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के रूप में पूर्ण जोखिम में है और IIM जो है IIM अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में AI द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि नेस्कम का अनुमान है कि भारतीय AI बाजार 2027 तक यह 25 से 35% CAGR की दर से बढ़ेगा और भारत को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी।